दोस्तों ये करेंट अफेयर बीपीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको डायरेक्ट इंडियन एक्सप्रेस से बनाया हुआ है और वो भी एकदम इंपॉर्टेंट चुनिंदा चुनिंदा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं बीपीएससी प्री में 106 मार्क्स लाया था, यूपीएससी प्री में 85 मार्क्स लाया था और सीसेट में 100 मार्क्स। किन्हीं कारणों से मेरा इंटरव्यू में नहीं हो पाया। किन्हीं कारणों क्या, तो इंटरव्यू में कम मार्क्स आया, नहीं हुआ। चलिए, लेकिन आपका ये जो प्री में करेंट अफेयर है वो मैं बताता हूँ कि आपका अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला है कि जन विश्वास सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये जो जन विश्वास सिद्धांत है ये कहाँ से न्यूज़ में आया, तो नीति आयोग ने क्या किया था अभी 2-3 दिन पहले, मतलब बहुत सारे कंपनी को बुलाया है। ठीक है, विचार विमर्श करने के लिए, जैसे मेटा हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सबको बुलाया है। किस लिए? विचार विमर्श करने। क्या विचार विमर्श करने? कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन है, उसको कैसे और ठीक करें, ट्रांसपेरेंट बनाएं और अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं ताकि बिजनेस बढ़े इंडिया में। ठीक है, इसके लिए बुलाया। तो क्या होता है जन विश्वास? जन विश्वास ये होता है कि ये एम्पावर करता है इंटरप्रेन्योर बिजनेसेस को। ठीक है, किस लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो। ठीक है ना, इसमें कैसे करेगा? ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेटरी, जन विश्वास। यही नाम से देखिए, नाम से याद कर लेना है। विश्वास के मतलब ट्रस्ट, जन मतलब आदमी, जो लोग हैं हम लोग, यानी कि बिजनेस वाले जो लोग हैं वो विश्वास किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन पे। यानी जो दोनों तरफ से, जैसे होता क्या है कि अगर कुछ रेगुलेशन, कुछ रूल रेगुलेशन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी और वो बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है। अब बिजनेसमैन को क्या दिक्कत हो रहा है वो तो नहीं पता चल रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर क्या करेगा? बिजनेसमैन भाग जाएगा। तो इसीलिए अभी सरकार कह रही है कि नहीं, विश्वास ट्रस्ट बेस्ड हम लोग करेंगे ताकि जो आपका प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सॉल्व करें। तो उसी में बोला है कि डी रेगुलेशन करेंगे हम लोग और जो लॉज है अभी उसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनल बनाएंगे। रेशनल मतलब बहुत सारे में क्या होता था पहले कि अगर मानो चेक बाउंस हो गया या कुछ वैसा कंपनी में दिक्कत हो गया तो जेल हो जाता था। अभी कुछ कुछ में जेल का बहुत ज़्यादा प्रोविज़न हटा दिया है। जो पेनल कोड है उसके जगह पे फाइन लेके आया है ताकि भाई बिजनेसमैन को डर नहीं लगे। तो सिंपल, आपको इतना कहानी याद नहीं रखना है, आपको सिंपल याद ये रखना है कि जन विश्वास मतलब ट्रस्ट बेस्ड एक वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सिद्धांत है जिससे क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको रेशनलाइज करेगा और डी रेगुलेट करेगा, मतलब सरकार का जो उसमें नियंत्रण है उसको कम करेगा। ठीक है, अच्छा, इससे अब जुड़ा हुआ एक चीज़ ये है कि आपको पता होगा आईटी एक्ट के बारे में। आईटी एक्ट क्या होता है? आईटी एक्ट 2000। अभी जैसे मान लीजिए आप प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है तो उसमें कोई सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, ठीक है, कि ये सरकार ऐसा है या कुछ भी अपना, जो सरकार को लगा कि ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, सोसाइटी में क्या करेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर देगा। तो वो सरकार क्या करती है, वो जो कंपनी है जिस पे हम लोग जैसे फेसबुक पे किए तो मेटा को फ़ोन करेगा, मतलब बोलेगा, या यूट्यूब पे बोले तो यूट्यूब को बोलेगा और कहेगा कि इसका जो पोस्ट है उसको हटा दो। तो इसी के बारे में है दोस्त आईटी एक्ट के हिसाब से। तो देखो, ये जो आईटी एक्ट है 2000 है, आईटी एक्ट का बना था 2000। उसमें एक सेक्शन है 69A। इसी सेक्शन के अनुसार जो आईटी मिनिस्ट्री होती है वो जो है भेजती है एक ऑर्डर, किसको? सोशल मीडिया को। किस लिए भाई? कि प्रॉब्लमेटिक जो पोस्ट है उसको हटा दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई सरकार, आईटी मिनिस्ट्री के पास पावर है अभी, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री आप जानते हैं अमित शाह है ना। तो अमित शाह बोले होंगे मोदी साहब को, भाई कुछ करो, हम मेरे पास तो कुछ पावर ही नहीं है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बोला कि ठीक है, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, डिफेंस, सब कोई को पावर देते हैं। लेकिन अभी ये विचाराधीन है, मतलब कंसिडरेशन में है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अभी इस पर निर्णय नहीं है, अभी सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री को ही पावर है। दूसरी बात, एक आईटी रूल 2021, ये रूल क्या है? ये इसी से रिलेटेड रूल है। उसमें क्या होता है, जैसे आईटी मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया कि भाई यूट्यूब हटा दो, लेकिन कब तक हटाओ? 1 साल में, 2 साल में, 5 मिनट में? तो भाई पहले ये था कि 24 से 36 घंटा के अंदर हटा देना है, लेकिन इस फरवरी में अमेंडमेंट हुआ रूल में और बोला कि भाई 24-36 छोड़ो, तुम 2 से 3 घंटा में ख़त्म कर दो। 24 घंटा में तो यहाँ कहानी हो जाएगा भाई, संसद पर लोग हम लोग पहुँच जाएगा। तो ये है आईटी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या है, डज डिलीशन ऑफ नेम फ्रॉम वोटर लिस्ट कॉज लॉस ऑफ। हाँ, तो होता क्या है कि अभी जो एसआईआर हो रहा है, आप जानते हैं कौन करवा रहा है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसे करवा रहा है? अंडर आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो
इलेक्शन कमीशन है, सबका नाम देखता है, आप तो एशियार पढ़ लिए होंगे। तो उसमें बात ये होता है कि अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम हट गया तो क्या आप सिटीजनशिप नहीं रहेंगे? क्योंकि वोट कौन दे सकता है, क्वेश्चन ये उठता है कि वोट कौन दे सकता है? सिटीजन, है ना। वोट कौन दे सकता है? इंडियन सिटीजन, बाहर के लोग तो नहीं दे सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट से हट गया, इसका मतलब क्या है? सिटीजनशिप इसका ख़त्म। तो बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा कि वोटर लिस्ट से नाम हट गया तो उसका सिटीजनशिप ख़त्म होगा। तो भाई क्या होगा? तो बोलते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भेजेगी किसको? मिनिस्ट्री को, सेंट्रल मिनिस्ट्री को, यानी होम मिनिस्ट्री करता है ये काम। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री को भेजेगा और वो देखेगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019, या फिर ये तो अमेंडमेंट नहीं, सिटीजनशिप एक्ट जो है, सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से देखेगी। अगर वो छानबीन करेगी तभी जाके वोटर लिस्ट से, मतलब तभी जाके डिसाइड होगा कि वो सिटीजन है कि नहीं है। सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हट जाने से कोई भी सिटीजनशिप ख़त्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट, क्योंकि बिहार बीपीएससी में फर्स्ट बहुत पूछता है दोस्त। तो यह है कि इंडियाज़ का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चला है। कौन उद्घाटन किया है? आप जानते हैं, मोदी साहब हमारे करेंगे। और कब करेंगे? 17 जुलाई को कर दिए है ना। 17 जुलाई को कब, कौन 17 जुलाई? इसी भाई 2026 के 2-3 दिन पहले हुआ है, ठीक है। इसमें कितना कोच है? 10 कोच है। इसको बोला गया कि लार्जेस्ट है, मतलब दुनिया में 10 कोच अभी तक बना नहीं है। उसके बाद ये 89 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ है? जींद से सोनीपत, जींद टू सोनीपत। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है दोस्त, हरियाणा में है। और ये एसी वाला है कि नॉन एसी है? भाई नॉन एसी है। चलो ठीक है। उसके बाद अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या है? इसका जो पावर है वो कितना है? 2600 HP है ना। ये भी हाई लार्जेस्ट है, वर्ल्ड में ऐसा अभी तक नहीं बना है, ठीक है। ये मोदी जी का डायरेक्ट भाषण में है भाई। टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन इन रेल में कितना हुआ है? 99.1%। ये सब हो क्यों रहा है आप समझो। ये हो रहा है नॉन जीरो, जो हमारा टारगेट है कब तक? 2070 तक इंडिया को नॉन जीरो टारगेट, मतलब खुद से टारगेट लिया कि हम 2070 तक नेट जीरो, सॉरी नॉन जीरो नहीं, वही सोचे कैसा बोलने में कैसा लग रहा है, नेट जीरो हो जाएंगे 2070 तक। तो अगर ट्रेन जो है वो चलेगी डीजल से, कोयला से, तो कैसे होगा? अब कोयला से नहीं चलती है, डीजल से चलती है। तो डीजल से तो अब चलती नहीं है। देखिए अब 99.1% हो गया है। और टारगेट है मतलब रेलवे का टारगेट है 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा बाय 2023। तो इसीलिए नेट जीरो करने के लिए ये सब कहानी है। अच्छा, हाइड्रोजन से कैसे चलता है थोड़ा समझ लीजिए। एक फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल, ये हाइड्रोजन वाला सेल है, इसी को बोलते हैं फ्यूल सेल। इसमें हाइड्रोजन होता है। ये जो है ये क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आता है कहाँ से आता है? वो ट्रेन में कुछ सिलेंडर, हाई प्रेशर में सिलेंडर आता है, उसी में हाइड्रोजन आता है। ये हाइड्रोजन से सिलेंडर से निकल के बैटरी में जाता है, और ये बैटरी बाहर से ऑक्सीजन लेता है, बाहर तो ऑक्सीजन है भाई, और ये H2O2 जो है मिल जाता है और बन जाता है H2O, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ख़तरनाक निकलता है। तो यहीं से ये जो इलेक्ट्रिसिटी निकलता है और उसी से पावर मिलता है ट्रेन को। और H2O जो इसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, आप जानते हैं पानी है, पानी से ज़िंदगी में क्या होगा, मज़ा आएगा। इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड टाइप पे नहीं है। देखिए तीसरा ये भी एक न्यूज़ में है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी आप जानते हैं 1960 में किया गया था। कौन किया था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय नेहरू साहब, एंड एक था उधर का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का याकूब खान, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर, और इसका जो मीडिएशन किया था, मध्यस्थता किया था, वो कौन किया था? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसमें क्या है, जो ट्रीटी हुआ था भाई, इसमें क्या हुआ था कि जो वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। पश्चिम में कौन है? देखो इंडस है, ये झेलम है और चेनाब है। ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं किसको मिल गया है? पाकिस्तान को। और जो हमारे पास है चेनाब, ब्यास, सतलुज, ये तीनों मिल गया इंडिया को। यही है इसमें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इंडिया जो है, मान लो कि हमारे पास जो झेलम उलम है वो तो श्रीनगर से ही गुजरता है ना। तो अगर झेलम में हम कुछ डैम बना रहे, जैसे रैटले डैम एक बनाए थे, है ना। तो सॉरी रैटले तो किशन गंगा है ना, ये सब जो डैम है, रैटले, किशन गंगा, ये सब जो डैम है, ये हम लोग झेलम चेनाब पे बनाते रहते हैं। तो उसमें पाकिस्तान बोलता है कि भाई ये नदी मेरा है, तो तुम काहे ऐसे करते हो। तो बार बार यही सब में लफड़ा होता है।
तो यही इसका वो है। तो इंडिया क्या कर दिया अब इस ट्रीटी को, इनएक्टिविटी, अबेंस मतलब इनएक्टिविटी। 2025 के पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद से बोला कि ये ट्रीटी हो गया सस्पेंडेड, ठीक है। अब इंडिया बार बार बोल रहा है उसको कि ये जो ट्रीटी है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा? 2 बार इंडिया ने बोला भी है, 2023-24 में जाके वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, लेटर दिया है कि कुछ करो, लेकिन कुछ करता नहीं है पाकिस्तान। तो मॉडिफिकेशन क्यों करता है इंडिया? इंडिया इसलिए करता है, देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से होता क्या है, जो कुछ नदी इधर है मान लो, उधर प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा इधर कम होता है, तो प्रेसिपिटेशन इधर ज़्यादा होगा तो पानी उधर ज़्यादा लेगा, हम तो फंस गए ना क्लाइमेट चेंज के चक्कर में। दूसरा ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, हम लोग का यूज ज़्यादा बढ़ गया है, पहले जैसा कंडीशन थोड़े रहा है, तो सब कुछ चेंज हुआ है, तो इसमें भी मॉडिफाई करना पड़ेगा ना भाई। तो यही इंडिया का कहना है, लेकिन जो बकायदा पाकिस्तान है वो नहीं सुन रहा भाई। दूसरा छोटा सा न्यूज़ है, ये साइक्लोपोरा इन्फेक्शन। देखो बीपीएससी में कुछ भी पूछ लेता है बायोलॉजी में भाई, तो ये क्या है, साइक्लोपोरा क्या है, एक पैरासाइट है। पैरासाइट है, ये कहाँ से न्यूज़ में आया, यूएसए में डायरिया हो रहा है लोगों को, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तो ये पैरासाइट जो है साइक्लोपोरा बोलते हैं। आगे आ जाओ, एंटीबायोटिक भी डायरेक्ट पूछ लेता है, PYQ देखेंगे तो एंटीबायोटिक में आप ये नाम बस याद रखिए, एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है दोस्त, जो बैक्टीरिया को मार दे, हार्मफुल बैक्टीरिया को, आपके अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक खाएंगे वो निपट जाएगा। क्या फंगस निपटेगा? नहीं भाई, एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया खाली निपटेगा। तो ये याद कर लेंगे, मेट्रोनिडाजोल है, एरिथ्रोमाइसिन है और फ्लोरोक्विनोलोन है, ये तीनों क्या है, एंटीबायोटिक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग RSS@100। बोले इतना कहानी हो गया, RSS का आप कहानी कर रहे हो भाई। ये जो हमारे VP हैं राधाकृष्णन साहब, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, मतलब इस बुक, ये बुक है, ये क्या है, बुक है RSS का 25वां मतलब 100वां साल कब हो गया था, शायद 2025 में हो गया था ना, तो वो 100वां साल पे इसका बुक है RSS@100। इसमें लिखा हुआ है सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सैक्रिफाइस। कौन लिखा है इसको? श्याम जलू एंड अनुपम। तो इसको याद रखना है, RSS। अनुपम भाई आप जानते हैं अनुपम खैर को, तो उधर बहुत लगे रहते हैं, तो अनुपम याद रख लेना। और श्यामा आप बसे वृंदावन में, वो लोग भगवान बहुत करता है भगवान जी का नाम, तो RSS का वहाँ से श्याम, और जलता है कौन, कांग्रेस वाला, तो श्याम जलू एंड अनुपम त्रिवेदी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नीति इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये 2026 में लेके आया है कौन, नीति आयोग। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स नीति आयोग लेके आया है। उसमें स्टेट जो 36 स्टेट और यूटी मिला के जो है, उसमें देखता है कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है कि नहीं। कैसे देखता है, उसका पैरामीटर है, जैसे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा 25% वहाँ पे दिया है, रोड, रेल, पानी, बिजली सब है कि नहीं तुम्हारे पास। उसके बाद तुम्हारा बिजनेस क्लाइमेट कैसा है, तुम्हारा पॉलिसी कैसा है, रेगुलेटरी चीज़ कैसा है, ये सब रटना है क्या? नहीं भाई, ये बस ध्यान देना है कि भाई क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम है, बाकी सब नौटंकी है। अच्छा, इसमें टॉप परफॉर्मर कौन है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये डिसअपॉइंटेड क्या है भाई, ये कहीं से और आ गया, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गोवा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट से उठाया हुआ है, ये देखो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा। ये वो डिसअपॉइंटेड की जगह वो उड़ीसा ही होगा। तो यहाँ पे ये सब हैं क्या, सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है। हमको अपना बिहार से भी मतलब है, बिहार अपना एकदम हीरो जैसा यहाँ बैठा हुआ है, लाल में बस नहीं आया है। तो ये 41.2 बिहार का, और रैंक कितना है, 26, ठीक है। उसके बाद ये सब बस रट लेना भाई, इसमें कोई, ये कौन करता है, नीति आयोग, और कुछ नहीं इसमें कहानी। और इसमें कौन टॉप है, गुजरात है टॉप, क्योंकि भाई जानते हो फ्रेंडलीनेस कौन है, मोदी जी का है ये स्टेट, तो समझ लो उसी से। और बिहार अपना 26 पे है, 2026 चल रहा है, तो रैंक बिहार का कितना, 26। चलिए 8वां क्या है, RBI विल लॉन्च पॉलीमर करेंसी। ले, ये क्या है, ये एक पॉलीमर करेंसी, RBI बोलता है कि अब हम पॉलीमर करेंसी नोट निकालेंगे। बोला क्या होता है भाई, तो ये और किसके साथ निकालेंगे, ये BRBNMPL है। ये क्या है, BRBNMPL एक कंपनी है भाई, सब्सिडरी है RBI का, है ना, RBI का सब्सिडरी है। बी मतलब कुछ भारत रिजर्व बैंक नोट एंड ऐसे करके उसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म रटने का जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये कौन सा पॉलीमर से बना होता है। बिहार में पॉलीमर से बहुत प्यार करता है BPSC भाई, तो पॉलीप्रोपाइलीन बेस्ड
पैसिफाइड पॉलीमर सबस्ट्रेट, ये है इसका कहानी, इसको रट लेना है कि पॉलीप्रोपाइलिन बेस्ट है ये। चलो अच्छा, ये पहले कोई नोट निकाला था क्या, तो आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि पहले कोई नोट निकाला था। यस, ऑस्ट्रेलिया निकाला था 1988 में। अभी ये जो नोट है वो 50 से ज़्यादा कंट्री में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये टिकाऊ है भाई, ये जो नोट है। अब कह रहा है क्यों इसको निकाल रहे हैं, कागज़ वाला आप जानते हैं उसमें सॉइल रेट होता है, सॉइली रेट, यस, वो हाथ से चलते चलते घिस जाता है। अब सब्जी वाला से हम लोग ले नहीं पाते हैं वो, तो बोला हम तुमको पॉलीमर लेके आ देते हैं। ये शायद 5-6 गुना या गुना मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिन टिकाऊ रहेगा। उसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, बोलता है ये रिसाइकल हो जाएगा, है ना, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, नेट जीरो में फ़ायदा देगा। बोलता है कि जो पॉलीमर है वो ज़्यादा दिन चलेगा, तो जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो कम लगेगा, तो और अच्छी बात है। तो ये इसका कुछ बात है और ये ध्यान में रखना है। पहली बार कौन लेके आया, ऑस्ट्रेलिया। 9वां है बॉस स्कैम। ये बॉस स्कैम क्या होता है, ये आरबीआई लेके आया भाई, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ। बॉस स्कैम क्यों लाएगा आरबीआई। बॉस स्कैम का जो मेंशन किया है, अभी से भी बोल रहा था इसके बारे में कि एक बॉस स्कैम आया है। बॉस स्कैम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एआई और डीप फेक आपको पता होगा। डीप फेक का मतलब है कि जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, तो वैसा ही कुछ वॉइस क्लोनिंग बोलते हैं उसको, वॉइस एकदम मेरे जैसा बना के, है ना, और कोई बोलेगा लगे कि मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीप फेक। तो क्या करता है ऐसे में कि डीप फेक और एआई को यूज करके कोई जो फ्रॉडस्टर रहता है, जो घपलाबाजी करता है, वो सीईओ और एमडी बन के बात करने लगता है। किससे, जो फाइनेंस में ऑफिसर रहता है, फाइनेंस वाला जो बड़का ऑफिसर है, जो ट्रांसफ़र कर सकता है पैसा, उसको कॉल करता है, बोलता है सुनो इसको भेज दो 2000 करोड़, भेज दो जल्दी से, काम है बहुत अर्जेंटली, हम बैठे हुए मीटिंग में, बस ये भेज देता है और फ्रॉड हो जाता है। इसी को बोलते हैं बॉस बनकर बात करता है ना, तो इसको बोलते हैं बॉस। या फिर अगर फ़ोन से नहीं समझ में आता है उसको, तो फिर क्या करता है वो, उसको व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट में कुछ ईमेल टाइप पे भेज देता है। वो भी ऐसा लगेगा कि उसका ऑफिस से मेल आया है या कुछ वैसे, उसको खोलेगा, उसका डिवाइस हैक हो जाएगा, पैसा सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये बॉस स्कैम क्या है भाई, ये साइबर फ्रॉड है, ठीक है ना। बॉस बन के बात करता है और सब पैसा लेके भाग जाता है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। देखो भाई, बहुत सारा आप इंडेक्स पढ़ोगे, आईआईपी, ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। उस तरह से एक इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री है। तो इसमें जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो बोले कि पहले क्या होता था, कोल इंडस्ट्री में 8 इंडस्ट्री आता था, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बोले कि अब जो है, जो आयरन कोर है वो भी बहुत यूज हो रहा है, तो ये भी इकोनॉमी में बहुत काम आ रहा है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। तो आयरन ओर को भी ऐड कर दिया गया है। अभी टोटल कोल इंडस्ट्री कितना हो गया, 9। कौन ये देखता है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने ऐड किया है। तो इस तरह से अगर आप और भी कुछ वीडियो, डेली वीडियो चाहते हैं या और भी कुछ, मैं एक MCQ भी लेके आऊँगा मॉडर्न स्पेक्ट्रम पे, वो भी देख सकते हैं आप। अगर और आपको कोई भी डाउट हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और क्या मुझे आपको कोई कॉन्सेप्ट साइंस में दिक्कत हो रहा है या पॉलिटी में दिक्कत हो रहा है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ज़रूर से कमेंट करें। अच्छा लगे बुरा लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।